बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने वीडियो लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग डिस्कस करेंगे। क्लास 7 के अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, जिसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग की डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं या टेक्निक्स हैं, उनको नाम दिया जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। तो किसी भी प्रॉब्लम को हम इसकी मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं, कंप्यूटर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। तो इसलिए हमने समझना है कि कंप्यूटर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। वो कंप्यूटर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है थ्रू कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो इसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 हमारे पास इसके कंपोनेंट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है इसका डिकम्पोजिशन, जिसका मानी है तकसीम करना। ये एक बिग प्रॉब्लम को डिवाइड कर देता है स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर। जब वो स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो देन उसका जो बिग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी ब्रेकिंग अ टास्क into smaller manageable parts is known as decomposition। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद बात करते हैं जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रक्शन की। जनरलाइजेशन का मतलब होता है हमारे पास एक जनरलाइज करना, और एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है उसका नतीजा हासिल करना। जो हमने डिवाइड किया था उससे रिजल्ट क्या निकला है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है नहीं। फिर उसके बाद उसी के प्रॉब्लम के पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न ड्रा करना, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। बाद में वीडियो के आखिर में आपको निशानात इसके बारे में दिखा दिए जाएंगे और मुख्तलिफ पैटर्न भी ड्रा किए हुए दिखाए जाएंगे बुक से। तो इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिजाइन करना। एल्गोरिथम का मतलब होता है फहरिस्त। कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको हम नाम देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एल्गोरिथम का नाम देते हैं। और एल्गोरिथम के हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, जिसके मैनी या डेफिनेशन ये बनती है कि ये छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है और उसको क्या करता है? ब्रूट फोर्स का मतलब है कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ये ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन देखता है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हर सॉल्यूशन को सॉल्व करता रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम है। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या करता है? रिकर्सिव एल्गोरिथम हमारे पास एक जो एल्गोरिथम होता है उसको डिवाइड कर देता है सब पार्ट्स के अंदर, और फिर उन पार्ट्स को बार-बार रिकॉल करता है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। इसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इन दोनों को हमने समरी के पार्ट से करना है। समरी में निशानात आपको आखिर में दिखाए जाएंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है? तरतीब देना। ये अरेंज करता है पर्टिकुलर डाटा को। मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, ये अरेंजिंग किया हुआ है एक सीक्वेंस के साथ, तो इसको नाम देते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम 1 2 3 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। इसमें क्या करता है? फिर वही एल्गोरिथम प्रॉब्लम को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद उनको पार्ट्स को सॉल्व करके उनको आपस में मर्ज कर देता है। फिर हम बात करते हैं रैंडमाइज एल्गोरिथम की। रैंडमाइज एल्गोरिथम कौन सा होता है? ये इसका रेसिप्रोकल है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग के अंदर हम तरतीब देते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई तरतीब नहीं होती। रैंडम नंबर होते हैं, जैसे 5 ले लें, जैसे 9 ले लें। तो इसके लिए हमें क्या होता है? इससे हमें इमीडिएट बेनिफिट हासिल होता है, तो इसको हम रैंडमाइज एल्गोरिथम कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर की, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम दो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ट्रू और फॉल्स की। ट्रू क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू करेगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और सीक्वेंशियल क्या होता है? कंडीशन इसके अंदर नहीं होती, बल्कि एक सीक्वेंस के साथ प्रॉब्लम ने एग्जीक्यूट करना होता है या इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट करना होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है बुक के अंदर दी हुई है आइटरेशन, जो एक्सरसाइज का लॉन्ग भी है। डिफाइन लूप एंड राइट इट्स टाइप। लूप क्या होता है? लूप के अंदर हम क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उसको अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं। स्ट्रक्चर को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो जाता।
तो इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होता है फिनाइट लूप और दूसरा हमारे पास होता है इनफिनाइट लूप। अगर बात करें फिनाइट लूप की, तो फिनाइट लूप हमारे पास कौन सा होता है? फिनाइट लूप वो लूप होता है जिसका एक्सप्लिसिट, किताब के अंदर कहा गया एक्सप्लिसिट एंड हो, जिसका एक्सप्लिसिट एंड होगा तो वो हमारे पास फिनाइट लूप होगा, और जिसका एक्सप्लिसिट एंड नहीं होगा उसको क्या नाम देंगे हम? इनफिनाइट लूप का नाम देंगे। एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने टेबल ड्रा करना है, 10 तक ड्रा करना है, उसका एक्सप्लिसिट एंड 10 है तो उसको नाम देंगे फिनाइट लूप का। और इसी तरीके से इनफिनाइट लूप क्या है? हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कई बार क्या शो कराना है, वेलकम टू पाकिस्तान या कोई और शो करवाना है, तो उसके लिए जो हम लूप यूज करेंगे उसको नाम देते हैं इनफिनाइट लूप का। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड थे, जैसे सीटी का हमारे पास डेफिनेशन है एक्सरसाइज के अंदर, इसके कंपोनेंट्स के नाम है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, और इसके बाद हमारे पास लूप की डेफिनेशन है, और कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। सबसे पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एल्गोरिथम टू ऐड 3 नंबर। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि एल्गोरिथम जब भी लिखेंगे उसके अंदर पहला जो पॉइंट होगा वो स्टार्ट का होगा और आखिरी जो पॉइंट होगा वो एंड का होगा। अगर हम इन दो एल्गोरिथम की बात करें तो इनके अंदर इंटीजर वेरिएबल यूज हो रहे हैं। देखिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन 2 के अंदर अगर बात करें तो एल्गोरिथम टू ऐड 3 नंबर, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट लेने के बाद 3 इंटीजर वेरिएबल जिनको हमने ऐड करना है, नम 1 नम 2 नम 3। नम एब्रिविएशन है नंबर का, तो हम इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद हम उन नंबर्स को लेंगे जिनको ऐड करना है, टेक द नंबर टू बी एडेड। और चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो जिसका नाम है सम, और उसके अंदर रिजल्टेंट स्टोर होगा। किसका रिजल्टेंट स्टोर होगा? जो इन 3 नंबर को ऐड करने से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। और 5th स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, ऐड द 3 नंबर्स एंड स्टोर इन सम। उन नंबर्स को ऐड करना है और उसको स्टोर कर देना है सम के अंदर। छठे नंबर पर हमने उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद ये हमारा जो एल्गोरिथम है ये स्टॉप हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ये नंबर लाइन आपको डिनोट की जा रही है, ये एल्गोरिथम लिखने के रूल्स हैं कि उसका स्टार्ट पॉइंट भी होता है, उसका एंड पॉइंट भी होता है और उसका लाइन नंबर भी होता है। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग क्वेश्चन 3 की, तो एल्गोरिथम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। सबसे पहले इसके अंदर भी वही बात करेंगे। सबसे पहले लाइन के अंदर स्टार्ट लिखेंगे जिस तरीके से हमने इसके अंदर लिखा, फिर हम लिखेंगे एंड जिस तरीके से हमने पिछले एल्गोरिथम के अंदर किया, और दूसरे और चौथे पॉइंट के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर भी डिक्लेयर किया, इसके अंदर भी डिक्लेयर किया 2 और 4 पॉइंट के अंदर। तो इस एल्गोरिथम के अंदर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे 2 और 4 पॉइंट के अंदर। तो डिक्लेयर एंड इंटीजर वेरिएबल नम 1, उसके अंदर हमने 3 नंबर ऐड करने थे तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इसके अंदर हमने एक नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो हमने एक नंबर को इंटीजर वेरिएबल के तौर पर हमने डिक्लेयर किया है। इसके बाद हमने उस नंबर को एंटर टेक करना है जिस तरीके से हमने 3 नंबर को टेक किया था तीसरे स्टेप के अंदर। चौथे स्टेप पर वो डिक्लेयर करना है एक एन इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, रिमाइंडर। और उधर हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया था जो रिजल्टेंट को स्टोर कर रहा था, सम। ठीक है, यहाँ हम ले रहे हैं रिमाइंडर के तौर पर। रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंटेज 2, यानी रिमाइंडर उस बात को स्टोर करे जो नंबर को डिवाइड करे 2 के ऊपर और उसका जो रिमाइंडर आए वो उसको स्टोर करे। ये जो परसेंटेज का साइन है ये रिमाइंडर के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। 6 नंबर पर आपने रिमाइंडर को चेक करना है, अगर वो 0 के इक्वल हो तो हमने प्रिंट करवा देना है कि नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर प्रिंट करा देना है कि वो ऑड है। और 7th नंबर के ऊपर वो हमारा जो एल्गोरिथम है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा स्टॉप हो। तो अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की, जो इसका लास्ट के अंदर हमारे पास। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है, इससे पहले बेटा हमने समझ लिया एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम क्या होता है, हमारे पास जो रिटन स्टेटमेंट होती है, जो कंटेंट होता है, लाइंस की सूरत में लिखा जाता है, उसको एल्गोरिथम कहा जाता है। अब बात करेंगे फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, फ्लो चार्ट जो होता है हमारे पास पिक्टोरियल या सिंबॉलिक वे ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को अगर हम तस्वीर के जरिए या सैंपल्स के जरिए डिनोट करें तो उसको नाम देते हैं फ्लो चार्ट का। तो इसके लिए कौन कौन से सैंपल यूज होते हैं, नंबर 1 हमारे पास जो यूज होता है वो ओवल है,
ये स्टार्ट के लिए यूज होता है और स्टॉप के लिए यूज होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट। और इस तरीके से हमारे पास दूसरे नंबर पर पैरेललोग्राम है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद फ्लो लाइंस के एल्गोरिथम फ्लो चार्ट किस तरफ जा रहा है उसके लिए फ्लो लाइंस को यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल है जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, और आखिर के अंदर डायमंड सैंपल है जो कि हमारे पास डिसीजन के लिए यूज होता है। ये 5 सैंपल को यूज करके हमने फ्लो चार्ट को ड्रा करना है, उसको सैंपल बनाना है। तो बात करते हैं कि सैंपल ड्रा किस तरह से करने हैं। उसके लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। नंबर 1 उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हो, जिस तरीके से एल्गोरिथम का स्टार्ट पॉइंट भी था और एंड पॉइंट था, और उसके बाद इसका 1 एग्जिट पॉइंट हो, और तीसरे नंबर पर जो फ्लो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। चौथे नंबर पर और आखिरी रूल जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि डिसीजन सैंपल जो है उसके जितनी भी हमारे पास आउटपुट्स हो, उसकी 2 आउटपुट्स होंगी, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेबल होनी चाहिए। और पहला हमने इसमें से स्किप किया था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास कि इसको बनाने के लिए हमारे पास यही कन्वेंशनल फ्लो चार्ट के जो सैंपल हैं ये 5 सैंपल यूज हो, कोई और सैंपल यूज ना हो। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट 10 है, उसमें से मैं 2 आपको करा देता हूं कि इसको बनाना आसान है और इसको समझना आसान है। और इसके ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है जो इसके बारे में जानते नहीं है। ये भी हमारे पास एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमारे पास 5 रूल्स है। कन्वेंशनल फ्लो चार्ट यूज हो, स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट हो, उसका एग्जिट पॉइंट 1 हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, और डिसीजन सैंपल हमारे पास क्या हो, लेबल किया हुआ हो। ये 5 लाइन होगा, एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लास्ट वाले 3 लॉन्ग रह गए हैं जिनमें से जिनको हमने फर्दर डिस्कस करना है। एक हमारे पास है जो हमने एल्गोरिथम बनाया था उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं ओवल सैंपल की। ओवल सैंपल स्टार्ट के लिए यूज हो रहा है। फिर हमारे पास देखिए पैरेललोग्राम किसके लिए यूज हो रहा है, इनपुट आउटपुट करने के लिए 3 नंबर को हमने इनपुट किया हुआ है, और उसके बाद हमने उन 3 नंबर्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसके लिए हमारे पास जो यूज हुआ है वो रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। और फिर आउटपुट शो कराने के लिए हमने दोबारा पैरेललोग्राम को यूज किया है जो इन नंबरों को क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। और इस तरीके से जो एल्गोरिथम हमने बनाया था उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास उसी का फ्लो चार्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। तो ये हमारे पास एंड के ऊपर आकर ओवल शेप को यूज करके ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। सिर्फ इतना ही बना देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये हमारे पास है फ्लो चार्ट टू शो वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। आपने जो एल्गोरिथम एक लिखा था कि एक नंबर को चेक करें कि वो इवन है या ऑड है, अब हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पहले स्टार्ट के लिए ओवल सैंपल यूज करेंगे, इनपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम यूज किया है। अब नंबर 1 इनपुट करेंगे, जिस तरीके से हमने एल्गोरिथम के अंदर एक नंबर इनपुट किया था उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, उसके रिमाइंडर को चेक करेंगे डिसीजन सैंपल के थ्रू, और देखें ये प्रॉपर लेबल किया हुआ है और इसके 2 एग्जिट पॉइंट है, यस और नो लिखा हुआ है। अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो देन वो हमारे पास इवन प्रिंट होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो देन हमारे पास वो क्या प्रिंट होगा, ऑड प्रिंट होगा। और यहाँ पर आकर हमारा ये जो एल्गोरिथम है, सॉरी जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा। ये दोनों फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिथम के हैं, उन 2 एल्गोरिथम के हैं जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन 2 और 3 के पढ़े हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और अब हम बात करते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है और 8 है, जो कि हमारे पास चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं। वीडियो के आखिर में उनके निशानात भी दिए जाएंगे। उसके अंदर हमने डिस्कस करना है एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन, कि कौन सा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास एफिशिएंट होता है। तो उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से 2 पॉइंट हैं कि वो सॉल्यूशन एफिशिएंट होगा जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और जिसके हमारे पास मेमोरी कम कंज्यूम हो। जो सॉल्यूशन कम मेमोरी कंप्यूटर की लेता है और जो सॉल्यूशन जो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कम लेता है तो वो हमारे पास एफिशिएंट होता है। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर इसकी वीडियो
वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज के शॉर्ट, एक्स्ट्रा शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, ये तमाम मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किए हैं और आखिर में इसके निशानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे। मेरी तमाम बच्चों से यही गुजारिश है और जो वीडियो देखने वाले हैं कि इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसके साथ कमेंट भी करेंगे। बहुत मेहरबानी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अज़ीज़ तुलबा, अब आते हैं निशानात की तरफ। ये हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसकी 2 लाइनें लिखनी हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने टेक्निक्स के नाम लिखने हैं, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, जनरलाइजेशन एंड अब्स्ट्रक्शन, एल्गोरिथम डिज़ाइन। इसके बाद डिकम्पोजिशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है एक लाइन के अंदर, मैनेजेबल पार्ट्स तक। इसकी एग्जांपल ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पैटर्न रिकग्निशन का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल भी साथ करेंगे। इसके बाद व्हाट आर पैटर्न्स और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, ये हमारे पास एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को आपने करना है। जनरलाइजेशन की एक लाइन, इसी तरीके से आपने एब्स्ट्रक्शन की भी एक लाइन करनी है, यानी सॉल्विंग द प्रॉब्लम तक एब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और वाइल जनरलाइजेशन अलाउ से लेकर सॉल्व इट तक हमारे पास आ जाएगा जनरलाइजेशन। इसके बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन की फर्स्ट लाइन करेंगे, इसके अंदर निशान थोड़ा चेंज है। एन एल्गोरिथम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क, यहाँ तक करेंगे एल्गोरिथम की डेफिनेशन। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट है और इसके नाम सिर्फ लिखने हैं, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट तक। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 6 है। इसके बाद ब्रूट फोर्स और रिकर्सिव एल्गोरिथम, ये आपने करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने याद करना है, डिवाइड एंड कंक्वर एल्गोरिथम, रैंडोमाइज एल्गोरिथम, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, लेपिटेशन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम हमारे पास लूप है, जिसको आपने अगेन एंड अगेन सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू तक करना है। फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन 9 के अंदर इसी के अंदर जस्ट नाम लिखने हैं और एक्स्ट्रा शॉर्ट के तौर पर फिनाइट लूप और इनफिनाइट लूप की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सबसे पहला एल्गोरिथम है टू ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, ये 7 लाइनें हैं, ये करनी है। इसके बाद एल्गोरिथम फाइंड वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड, ये करना है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन एक लाइन के अंदर है। पिक्टोरियल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ये करनी है। सैम्पल्स को एक्स्ट्रा के तौर पर करने हैं। ड्राइंग फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी याद करना है। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कोई से 3 आपने कर लेने हैं। और लास्ट में हमारे पास 2 फ्लो चार्ट हैं जो हाईलाइट किया हुआ, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। और ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और 8 का आंसर है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। शुक्रिया।